हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे एनपीसीआईएल एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि डिप्लोमा होल्डर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये पेपर है। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है। जो पहले एग्जाम होता था तो इसमें 120 क्वेश्चन टेक्निकल के होते थे, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें 30 क्वेश्चन यानी टोटल 60 क्वेश्चन करा चुके हैं। और यहाँ पे अभी पार्ट 3 आप इसको बोल सकते हैं। तो पार्ट 3 में 61 टू लेकर 120 तक आज क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे इसमें। और जैसे ही 120 क्वेश्चन होगा, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पे या हमारा ट्विटलेज एकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ। ओके। और फ्रेंड्स, अगर आप एनपीसीआईएल का प्रीवियस कर रहे हैं तो ये स्पेशल बैच एनपीसीआईएल का हमारे ट्विटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे चालू है, तो ज्वाइन करके एक अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे मैकेनिकल फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। तो ट्विटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ से करेंगे। अगर पार्ट 1 और 2 नहीं देखे होंगे तो कभी भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में देखेंगे हमारे, तो वहाँ पे अवेलेबल है। ओके। और इसका लिंक भी इसमें दे दिया गया है, वो वहाँ से भी देख सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर? इसमें से जो ऑप्शन दिया है इसमें से स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर कौन सा है? तो देखिए, गवर्नर का 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट आप ले लीजिए वेट गवर्नर। वेट गवर्नर ये है पेंडुलम टाइप गवर्नर, पेंडुलम टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बट जहाँ से क्वेश्चन आया है, जिस एरिया से आया है उस एरिया से क्वेश्चन आएगा, थोड़ा चेंज करके आएगा। ओके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए सॉल्व करना जरूरी होता है, उस लेवल आपको पता चलता है और कैसा क्वेश्चन आएगा किस एरिया से ये पता चल जाए। तो वेट गवर्नर हो गया, पेंडुलम टाइप गवर्नर। और सेकेंड और थर्ड मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ गवर्नर में, यहाँ पे लिखता हूँ टाइप्स ऑफ गवर्नर। इसमें जो होगा, फर्स्ट लिख लीजिए डेड वेट गवर्नर, डेड वेट गवर्नर। एंड सेकेंड स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। ओके। अब देखिए, डेड वेट गवर्नर जो है इसमें 2 गवर्नर होता है, एक पोर्टर गवर्नर, एक दूसरा प्रोवेल गवर्नर। ज़्यादा यही पूछा जाता है, पोर्टर गवर्नर और प्रोवेल गवर्नर, PROELL, प्रोवेल गवर्नर। ओके। तो ये डेड वेट टाइप गवर्नर का पोर्टर और प्रोवेल गवर्नर है। और स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर इसके अलावा, और पेंडुलम टाइप देख लिए वेट गवर्नर। तो ये तीनों पेंडुलम टाइप, पोर्टर और प्रोवेल के अलावा जितना भी गवर्नर है वो सारे स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर ही होता है। मतलब हार्टन गवर्नर, पिकरिंग गवर्नर, हार्टनेल गवर्नर, ये सभी जो है वो क्या है? स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ द ऑप्शन। ओके। तो ये सारा चीज़ याद करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो पोर्टर और प्रोवेल का पूछ लिया जाएगा आपको। 62 देखेंगे, अ स्टडी रेस्ट इज यूज फॉर, स्टडी रेस्ट इज यूज फॉर लॉन्ग जॉब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉन्ग जॉब। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, द प्रॉपर्टी विच मेक्स द मोल्डिंग सैंड कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग हाई टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल विदाउट द फ्यूजन ऑफ सैंड इज अ रिफ्रैक्टिवनेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रिफ्रैक्टिवनेस। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, लेमिनेटेड स्प्रिंग आर जनरली यूज फॉर। लेमिनेटेड स्प्रिंग होता है वो कहाँ यूज होता है? इसका राइट आंसर है बी, लोडेड एट द सेंटर एंड सपोर्टेड एट एंड। ओके। 65 क्वेश्चन है, डैश इज यूज फॉर शार्पनिंग ऑफ सर्कुलर और बैंड सा। क्या आता है? सॉसर व्हील। सॉसर व्हील इज यूज फॉर शार्पनिंग ऑफ सर्कुलर और बैंड सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66, एन आइडियल मशीन द आउटपुट एज कंपेयर टू इनपुट इज। तो आइडियल मशीन में, मशीन अगर आइडियल की बात करें तो आउटपुट और इनपुट जो होगा वो इक्वल होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, इक्वल। ओके।
क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डायनामाइट इज, डायनामाइट्स में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है नाइट्रोग्लिसरीन। राइट आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर 66, सिरामिक टूल इंसर्ट आर फिक्स टू द टूल होल्डर बाय, सिरामिक टूल जो इंसर्ट करते हैं टूल होल्डर में वो किसके द्वारा करते हैं, तो वो ब्रेजिंग के द्वारा करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रेजिंग। और ब्रेजिंग में जो फ्लक्स होता है उसको बोला जाता है बुराक्स। जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है किस टाइप का फ्लक्स होता है, तो बुराक्स होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इमर्ज सरफेस इज, सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है इमर्ज सरफेस का वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 69 का सी, बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RIE इचिंग टेक्निक। तो RIE टीचिंग टेक्निक का एक फुल फॉर्म होता है रिएक्टिव आयन इचिंग। राइट आंसर हो जाएगा बी, रिएक्टिव आयन इचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर एट 300 केल्विन इज। थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर का पूछ रहा है, एक टेम्परेचर का कोई यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी पूछ रहा है। ये क्वेश्चन जो है HMT से है, हीट एंड मास ट्रांसफ़र। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2021 में अभी होने वाला है NPCL, तो क्वेश्चन ऐसा ज़रूरी नहीं है यही आएगा, 99% चांसेस से ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 100% आप मानकर चल सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी से ये क्वेश्चन आएगा। तो कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए सारे लिस्ट आप लोग लिखिए अभी कि थर्मल कंडक्टिविटी किसका कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, पेन कॉपी लीजिए और इसको लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट स्क्रीनशॉट आप लेते जाते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है, मोबाइल में देखने का कभी टाइम नहीं मिलता है, मोबाइल भरते जाता है, समझ में नहीं आता क्या देखें। तो एक एक लिस्ट, पूरा लिस्ट मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। डायमंड का थर्मल कंडक्टिविटी K से डिनोट करते हैं, ये जान लीजिए। डायमंड का थर्मल कंडक्टिविटी होता है 2300 वाट पर मीटर केल्विन, ये जो कि सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। और कभी कभी तो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट पूछा जाता है, तो वाट पर मीटर केल्विन यूनिट भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ओके। उसके बाद आता है सिल्वर का थर्मल कंडक्टिविटी होता है 405 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। अब यूनिट नहीं लिखेंगे, सबका यूनिट सेम ही होता है, वाट पर मीटर केल्विन, ओके। उसके बाद कॉपर का होता है, कॉपर का कितना होता है 386, जो कि दिया हुआ है, कॉपर ही पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 386, ओके। अब देखिए एल्युमिनियम का थर्मल कंडक्टिविटी है 200 वाट पर मीटर केल्विन, ओके, सेम है। तो ये आप लिखते चलेंगे और ये भी जान जाएंगे कि जो यहाँ पे डाटा दिया जा रहा है 405, हो सकता है कहीं 400 ही लिखा हो या 407 लिखा हो, तो थोड़ा सा वेरी करेगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे 386 दिया है, कुछ बुक में इसको 383 और 385 भी दिया हुआ है कॉपर का, ओके। तो इस तरह से याद रखना है आपको। अब चलिए स्टील का सबका बता देता हूँ, ठीक है। ये 10 to 30 होता है वाट पर मीटर केल्विन, और मरकरी का होता है 8 वाट पर MK। हाईएस्ट टू लोएस्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा थोड़ा अच्छे तरीके से। आइस का होता है 2.25 वाट पर मीटर केल्विन, और वाटर का होता है 0.6, एस्बेस्टस का होता है 0.2, और एयर का होता है 0.024। अब फेरॉन का लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए यहाँ पे। फेरॉन इसका होता है 0.0083, जो सबसे लोवेस्ट होता है। इतना जान गए।
तो देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है डायमंड का कभी कभी पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम सिल्वर और कॉपर का पूछा जाता है, और अल्मुनियम का। ये 3 चीज़ें तो एकदम रट्टा आपको याद होना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर सिंगल एक क्वेश्चन आता है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा एयर का थर्मल कंडक्टिविटी पूछा जाता है जो कि 0.024 होता है, और उसके बाद वाटर का पूछा जाता है। बाकी किसी की चांसेस नहीं है, कभी कभी मरकरी का भी चांसेस हो सकता है, बट बाकी इतना चीज़ें ध्यान रखना है। तो एक बार इसको रिवाइज करते रहना, बीच बीच में आपको याद आ जाएगा। आप 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करते हैं ना, तो आपको डाटा ऐसे ही आँख से एक बार देख लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिखे होंगे तो, और लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे 72 क्वेश्चन। डैश इज एन एरर ड्यू टू द इरेगुलर फॉर्म ऑफ हेलिकल ग्रूव्स ऑन अ सिलेंड्रिकल सरफेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ड्रंकन एरर। ये कभी कभार क्वेश्चन कहीं आ जाता है, ऐसे आता नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 73। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में आता है, कुछ कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है, और यहाँ से 10 क्वेश्चन बन जाएगा एक ही क्वेश्चन से, आप देखते रहिए बस। 73, व्हाट इज द कार्बन कंटेंट इन पियरलिटिक और यूटेक्टॉइड स्टील। पियरलिटिक स्टील को ही यूटेक्टॉइड स्टील बोला जाता है, तो उसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, सिर्फ ये जान लेने से नहीं होगा। आयरन कार्बन डायग्राम एक बार आप लोग देखेंगे, और वहाँ पे जितना जो भी मटेरियल है, जिस टाइप का भी स्टील है या कास्ट आयरन है, उस सबका कार्बन कंटेंट आपको जानना पड़ेगा एग्जाम में जाने से पहले। तो सबका कार्बन कंटेंट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप मटेरियल, लिखिए मटेरियल, और यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन परसेंटेज। तो हम फर्स्ट लिखेंगे हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, जिसमें कार्बन परसेंट होता है 0.0082 0.83%। आयरन कार्बन डायग्राम में पूरा दिख जाएगा आपको, और ये डाटा तो एकदम से याद कर लीजिए रट्टा। ठीक है, ऐसे नहीं देख रहे हैं आयरन कार्बन डायग्राम, तो ये रट्टा याद कर लीजिए। अब हाइपो के बाद आता है हाइपर, हाइपर बाकी ये सेम रहेगा यूटेक्टॉइड स्टील। ठीक है, तो इसका कार्बन परसेंटेज जो होगा वो 0.83 से 0.83 जो यहाँ से यहाँ तक लास्ट है, वहाँ से स्टार्टिंग होगा, 2.1% तक रहता है। ओके, अब थर्ड नंबर पे आते हैं हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। यूटेक्टॉइड और यूटेक्टिक का मीनिंग समझिएगा, स्पेलिंग जो है वो देखिएगा, यूटेक्टॉइड अलग है, यूटेक्टिक अलग है। हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, कास्ट आयरन में 2.1 to 4.3% तक कार्बन होता है। ठीक है, मतलब 2.1% से ज़्यादा जब जा रहा तो स्टील क्या हो जा रहा, कार्बन में कन्वर्ट हो जा रहा। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज इन स्टील। तो स्टील में एक बता दूं, बार बार मैं बताता हूँ, जितनी बार पढ़ाता हूँ उतनी बार बताता हूँ, फिर से बताऊँगा। मैक्सिमम कार्बन कंटेंट जो होता है 1.5% होता है, और कभी कभी लिखा रहता है 1.7% ऑप्शन में। तो ऑप्शन में जो भी होगा मार्क कीजिएगा, पहले 1.5% ही देखना है, मैक्सिमम स्टील में होता है, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। अब फोर्थ नंबर देखेंगे हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज होता है 4.3 to 6.67%। तो हमें आयरन कार्बन डायग्राम में स्टील से लेके कास्ट आयरन तक मिल जाता है जो इतना कार्बन कंटेंट हम देते हैं। तो जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं ना आयरन में, जैसे आयरन में मेन चीज़ आयरन में ही कार्बन को ऐड किया जा रहा है, तो जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं तो स्टील जो है उतना ही हार्ड होते जाता है।
और 6.67 मैक्सिमम होता है। इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत ही नहीं होती है कोई भी चीज़ों की बनाने की। इतने में हमारा जो भी रिक्वायरमेंट होता है स्टील और कास्ट आयरन का कंप्लीट हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। तो ये जो चार जो आपको पॉइंट लिखा कर दिया, ये याद करिएगा। 4 पॉइंट से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन हो गया। आयरन कार्बन जितना आयरन में इंक्रीज होते जाता है, हार्डनेस इंक्रीज होता है, ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है। तो कुछ भी आ सकता है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट आर द मेथड इज फॉर इवेल्युएटिंग द सरफेस फिनिश। तो इसका राइट आंसर है पीक टू वैली हाई मेथड, ये भी राइट है। एवरेज रफनेस मेथड राइट है। फॉर्म फैक्टर मेथड ये भी राइट है। राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना, वहाँ पे एक्सप्लेन जरूर करेंगे। ये क्वेश्चन कभी दूसरे जगह एग्जाम में मैंने कभी नहीं देखा है कि कहीं आया होगा, बस NPCL में एक आया है। कुछ क्वेश्चन जो है NPCL में जैसे 5-6 क्वेश्चन है, वो समझ ही में नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या दे दिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेट ऑफ द बॉडी इन न्यूटन एन इज। वेट ऑफ द बॉडी होता है न्यूटन में kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, राइट आंसर हो जाएगा ए। इसको बस याद करना है, ऐसे ही याद ही रहता है आपको। विच ऑफ द फ्लोइंग मैकेनिज्म इज फॉर्म व्हेन द लिंक ऑफ मैकेनिज्म लाई इन डिफरेंट प्लेन। ओके, तो इसका राइट आंसर है स्पेशियल। ओके, अब क्वेश्चन करेंगे 77। फ्रेंड्स, आप लोग NPCL का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए पहले से ही। एग्ज़ाम आपका फरवरी मार्च कभी भी हो सकता है। एग्ज़ाम का ये मत देखिए कि कब होने वाला है, स्टार्ट कर दीजिए पहले से। और जो पहले नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी देख रहे हैं कि जो NCL का एग्ज़ाम दिए हैं वो अभी तक NCL से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उसी के बारे में सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। तो जो एग्ज़ाम हो गया ख़त्म, उसके बारे में चर्चा नहीं करना, ज़्यादा सोचना नहीं है। ना तो खुश रहना है ज़्यादा एग्ज़ाम अच्छा जाने से, और ना खराब जाने से दुख में रहना है। नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तब तक करते रहना है जब तक आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में ना आ जाए। इसलिए प्रिपरेशन में लगे रहिए, तभी जाकर रिजल्ट होता है। नहीं तो एक एग्ज़ाम दिया, अगर 1 महीना ऐसे ही उसके सदमे में रह गए तो समझिए कि बाकी स्टूडेंट से भी पीछे चले गए, और कोई नया स्टूडेंट आपके जगह पे आ जाएगा जो आपसे भी ज़्यादा प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट करेगा और आपसे आगे पहुंच जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि प्रिपरेशन जारी रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए। और लगता है आपको कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। बुक से समझ में आ रहा तो बुक से कीजिए, या फिर क्लास कहीं अच्छा जहाँ भी लग रहा है वहाँ क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। NPCL का हमारा बेस्ट कोर्स जो है स्पेशल कोर्स चल रहा है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और भी कोर्स जो है वो चल रहा है, फुल कोर्स भी अवेलेबल है। तो आप ज्वाइन करके एक बेसिक कंसेप्ट के साथ अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज MCQ, न्यूमेरिकल सब कुछ अच्छे से वहाँ पे सीख सकते हैं। जैसे NCL में हमारा इसके पहले भी स्पेशल बैच चल रहा था, तो काफ़ी स्टूडेंट ज्वाइन किए थे और उनका इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा हुआ, और क्वेश्चन भी हमारे इससे 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे 70 में। और यहाँ पे भी NPCL में आपको 70 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे और 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का। तो 70 क्वेश्चन का आपको प्रिपरेशन हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे हो जाएगा, जो कि एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, और प्रिपरेशन करने का तरीका ही ये है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं से भी सॉल्व कर रहे हैं तो वो चारों ऑप्शन और उसके बारे में जितना आप जानना चाहते हैं क्वेश्चन का, वो जानकारी रखिए और उसको नोट्स बनाइए उसका। ओके, जैसे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। अब इसमें पूछा है एनिसोट्रॉपिक मटेरियल कौन सा है होता है, तो वुड होता है, लकड़ी। तो राइट आंसर हो गया सी। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन जो फेमस है, ग्लास किस टाइप का मटेरियल है, अमॉर्फस मटेरियल है। फेमस है ना ये अमॉर्फस मटेरियल, बार बार पूछा जाता तो ग्लास है, और एनिसोट्रॉपिक मटेरियल क्या है, वुड है। ओके, तो इस तरीके से आपको पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ। सुपर चार्जिंग प्रोसेस क्या है, ये फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। फोर्सिंग द मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल और एयर ओनली टू द इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक अंडर प्रेशर। ठीक है, ये डेफिनेशन है सुपर चार्जिंग का। ओके, बट जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सुपर चार्जिंग इज इम्प्लॉय इन, कहाँ पे सुपर चार्जिंग की यूज किया जाता है। तो सुपर चार्जिंग का यूज जो किया जाता है वो होता है डीजल इंजन में। मेनली जो है डीजल इंजन में यूज होता है धड़ल्ले से। उसके बाद पेट्रोल इंजन में कहाँ यूज होता है, पेट्रोल इंजन में यूज होता है रेसिंग कार में।
रेसिंग कार। ओके, क्योंकि ऐसे नॉर्मल कार में पेट्रोल इंजन में इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुपर चार्जिंग करेंगे पेट्रोल इंजन में तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं मारुति वैगन आर में कर दिए यूज या किसी भी और पेट्रोल इंजन में, तो क्या होगा, नॉकिंग बढ़ जाएगा, नॉकिंग किट 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 की जो आवाज़ आती है नॉकिंग बढ़ जाएगा, इसलिए यूज नहीं करते, इसलिए ये डीजल इंजन में यूज होता है और पेट्रोल इंजन में रेसिंग कार में यूज करते हैं। तो इस तरीके से पढ़ना होता है, सब कुछ जितना भी जानना होता है वो क्वेश्चन के बारे में वो जानिए, सिर्फ वहीं से टच करके ऑप्शन ए क्लिक किए, जान गए और आगे बढ़ गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आप सबके पास हो सकता है कि पहले से ही होगा, तो सिर्फ आंसर की मिल जाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ओके, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किसी भी बुक से कर रहे हैं या किसी भी प्रीवियस एग्जाम से, तो अच्छे से इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लाइन ट्रेस बाय अ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स एज इट मूव्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं पाथ लाइन। एक काइनेमेटिक फ्लूइड का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा डी पाथ लाइन। तो किसको आएगा, बेसिक कंसेप्ट किए रहेंगे तभी समझ में आ पाएगा। ओके, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, द रेंज ऑफ वोल्टेज इन आर्क वेल्डिंग इज जनरली, आर्क वेल्डिंग में जनरली जो वोल्टेज का रेंज होता है वो रहता है 20 से 40 वोल्ट, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए 20 to 40 वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए कोई कोई क्वेश्चन डाटा बेस होता है, उसको रटना ही पड़ता है, उसको याद ही रखना पड़ता है, जैसे वोल्ट वोल्ट और टेम्परेचर का रेंज दे दे तो उसमें कुछ नहीं है, उसको याद ही करना पड़ता है। अभी क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब ये तो आपको याद करना होगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। अगर इसने पूछ लिया होता सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी का अगर पूछ लेगा या नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा नेक्स्ट एग्जाम में आपके, तो क्या बताएंगे, तो वो तब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या था, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और स्टोक में भी दिया रहता है। डायनेमिक विस्कोसिटी का भी इसके पहले जो क्वेश्चन आया था पार्ट 1 पार्ट 2 में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, तो यहाँ फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। और स्टोक में भी दिया रहता है। अब देखिए कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि 1 स्टोक इक्वल टू कितना है, 1 स्टोक इक्वल टू कितना, तो 1 स्टोक इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अगर स्टोक में दिया है तो समझिए कि वो सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है, और सीजीएस यूनिट को हमें कैलकुलेशन करने के लिए अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है डाटा को। जनरली काइनेमेटिक विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आता है, तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1 स्टोक में 10⁻⁻⁴ को मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बन जाता है एसआई यूनिट, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन वर्किंग ऑन द कार्नोट साइकिल बिटवीन 900 डिग्री सेल्सियस एंड 300 डिग्री सेल्सियस विल बी। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, 90% क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 20 से 30 सेकेंड में, 20 to 30 सेकेंड में मैं सॉल्व कर सकता हूँ किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए टाइम लगता है और आप भी समझ जाएंगे, आप खुद करने लग जाएंगे, कुछ भी टाइम नहीं लगता है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। टेम्परेचर दिया है, डाटा लिख लीजिए, T1 दिया है 900 डिग्री सेल्सियस, इसमें डिग्री सेल्सियस में आपको बताया हूँ, पहले ही नहीं जानते हैं तो फिर से जान लीजिए। केल्विन में टेम्परेचर को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी हम आगे का काम करते हैं। तो 273 अगर ऐड कर दिए तो ये बन जाता है केल्विन, तो क्या हो जाएगा, 9 2 1173 केल्विन हो जाएगा। अब T2 की बात करें तो दिया है 300 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें भी 273 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 573 केल्विन। ओके, 573 केल्विन ये हो गया, केल्विन में करना जरूरी है। क्या पूछ रहा, द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। तो इफिशियंसी का डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है, नहीं भी पता है तो लिख लीजिए, 1 - T2/T1 होता है। क्या होता है, 1/T2/T1, एक मिनट, 1 - T2/T1 होता है, तो लिख लीजिए 1 - T2 टेम्परेचर कितना है केल्विन में, 573। अब आंसर परसेंटेज में हो, केल्विन में हो, डिग्री सेल्सियस में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सॉल्व करने के लिए आपको केल्विन में टेम्परेचर को लाना पड़ता है।
और केल्विन में टेम्परेचर लाने के बाद अगर डिग्री सेल्सियस में आंसर है तो 273, फिर माइनस करेंगे फाइनल आंसर में तो आ जाएगा वो। ओके, 573 अपॉन क्या है 1173। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल टाइप से डाटा दे दिया है कि थोड़ा सा लेंदी है, हार्ड नहीं है, मैं बार बार यही बोलता हूँ, लेंदी है। ठीक है, तो ये देखिए क्या होता है, अगर 573 का डबल कितना होता है, 1100 कुछ होता है, और यहाँ पे 1173 है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है। तो आप समझिए कि इसका ये डबल होता तो 0.5 होता, 0.5। ओके, अगर 0.5 ही इसको मान लेते हैं तो 1 माइनस 0.5 क्या आंसर आ जाएगा 0.5। बट ये पूरा डबल नहीं है तो थोड़ा कम या ज़्यादा आ सकता है। तो इसकी आसपास आंसर क्या है? ओके, इसके आसपास आंसर है 45.6 या 51.15। ठीक है, तो आसपास मतलब 0.5 यानी 0.5 का मतलब होता है 50%। तो 50% के सबसे नियरेस्ट जो है ये डी ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी 51.15%। अगर टाइम ना हो एग्जाम में तो ऐसे भी सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा 51.15%। कब आंसर मिलेगा? क्योंकि ये सॉल्व करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये परसेंटेज में पूछा हुआ है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51.15 आपका हो जाएगा, आंसर आएगा। ओके, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाता है आपका 0.488 वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना। अभी आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, फार्मूला पता है, करना क्या है, फार्मूला लिखना भी नहीं होता है एग्जाम में, डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लें। 273 भी ऐड कर लेंगे आप मन में ही। 300 आपको दिखा, 573 डायरेक्ट लिख लिए। ठीक है, और 900 दिखा, 1173 डायरेक्ट देख लिए, 1 माइनस ए कर दिए और आंसर आपका आ जाएगा सामने। इतने से देख कर ही समझ जाएगा कि आंसर इतना आने वाला है, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं इसमें आपको पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं होगी, ऐसे ही हो जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस लगती है। तो एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन इतना कीजिए और इस तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए कि एग्ज़ाम में जाएं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए भी आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि 60% न्यूमेरिकल मैं आपको ऐसे सिखा सकता हूँ जो कि आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग द पेरिफेरल स्पीड विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार पूछ दिया जाता है, इसमें क्या कुछ कर नहीं सकते, इसका डाटा ही याद रखना होता है। राइट आंसर हो जाता है ए 1800 मीटर पर मिनट। अब ये देखिए 84 क्वेश्चन, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ एन इम्पल्स टर्बाइन रेंजेस फ्रॉम। इम्पल्स टर्बाइन का स्पेसिफिक स्पीड पूछ रहा है जो NS बोला जाता है। ओके, तो इसका लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले लिख लेंगे हम बता देते हैं स्पेसिफिक स्पीड जो होता है, इसका एक फार्मूला होता है जो बहुत फेमस है, आपको भी पता होगा, नहीं पता होगा तो भी लिख दीजिए, n√p/h⁴। ये क्वेश्चन ही आ जाता है बार बार आपको एग्जाम में। ठीक है, अब एक एक चीज़ का बताएंगे आपको रेंज। अब देखिए क्या पूछा है, टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड, तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, देखिए हम लिखते हैं पेल्टन टरबाइन। ठीक है, पेल्टन टरबाइन, इसका स्पेसिफिक स्पीड जो होता है NS, ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इसका स्पेसिफिक स्पीड 10 से 35 होता है। ठीक है, और हेड की बात करें, हेड यहाँ लिख लीजिए, हेड भी पूछता है। ठीक है, तो हेड जो होता है वो होगा अबव कितना 250 मीटर। ठीक है, ये दिख तो रहा है ना आपको, दिख रहा होगा। ओके, अब थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ठीक है, हेड 250 मीटर लिखा हुआ है, हेड इधर लिख देता हूँ अगर नहीं लिखा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो, अबव 250। ओके, अब उसके बाद आ जाइए फ्रांसिस टरबाइन, यहाँ से थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ, जगह बचेगा। फ्रांसिस टरबाइन, इसका जो स्पेसिफिक स्पीड होता है वो होता है 60 to 300। तो इसको मीडियम हेड टरबाइन और मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन भी बोला जाता है। फ्रांसिस टरबाइन को क्वेश्चन ही आएगा, लिख लीजिए। और इसमें हेड की बात करें तो हेड होता है 60 से 250 मीटर के बीच, 60 to
250 मीटर। ओके, अब आता है उसके बाद कैप्लन टरबाइन एंड पेल्टन टरबाइन। कैप्लन टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन। प्रोपेलर टरबाइन जिसका स्पेसिफिक स्पीड सबसे ज़्यादा होता है 300 टू 1000 तक। ओके, और इसका हेड होता है, हेड में ना सबका इधर लिख देता हूँ, ठीक है। पेल्टन टरबाइन अबव 250। ओके, फ्रांसिस टरबाइन वहाँ पे लिखा था 60 से 250, 60 टू 250। और कैप्लन टरबाइन का हेड जो होता है कैप्लन टरबाइन का सबसे कम होता है बिलो 60 मीटर। ओके, अब पूछा क्या है इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। तो पेल्टन टरबाइन जो होता है, पेल्टन टरबाइन यही होता है इम्पल्स टरबाइन। ओके, तो क्या दिया हुआ है 10 से 35, या और ऑप्शन में दिया है सब ये ऑप्शन को छोड़ दें जो 0 टू 4.5 दिया है। तो पेल्टन इम्पल्स टरबाइन का जो इस स्पेसिफिक स्पीड पूछ रहा, तो 0 टू 4.5 को मार्क करेंगे राइट आंसर। ओके, तो ये हो जाएगा। जो इस रेंज में आता है ना उसको मार्क करना ही होगा। तो हेड और स्पेसिफिक स्पीड देख लिया। अब इसको स्क्रीनशॉट अगर मार लेंगे और बाद में देखेंगे 2 दिन बाद, तो आपको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि देखिए जो जहाँ याद आता है मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पढ़ाते समय समझ में आता है कि अच्छा ये भी बताना चाहिए, वो भी बताना चाहिए। अब मैं बताने वाला था स्पेसिफिक स्पीड, फिर मुझे याद आया कि हेड भी बताना जरूरी है, तो इसका हेड भी बता दिया। अब इसमें हो गया कचरा, इसलिए बोलता हूँ पेन कॉपी लेकर रखिए और साथ साथ लिखते चलिए। ओके, और अगर नहीं समझ रहा, समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। नहीं समझता हो तो आप बुक से आज ही बुक में भी देखेंगे, मिल जाएगा। तो एक जगह आप नोट्स में लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ तो कोशिश करता हूँ एक ही साथ साथ सब चीज़ आपका रिवीजन हो जाए, कि आपका मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से 10 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हेड का ही 3 क्वेश्चन हो गया, स्पेसिफिक स्पीड का 3 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मीडियम हेड एंड मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, तो वो हो गया फ्रांसिस टरबाइन। सबसे ज़्यादा लोवेस्ट हेड का जो टरबाइन होता है वो होता है प्रोपेलर टरबाइन, कैप्लन टरबाइन। मैक्सिमम हेड जिसमें होता है वो होता है पेल्टन टरबाइन। ओके, मिनिमम स्पीड जो होता है पेल्टन टरबाइन। तो इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8-10 टाइप का 20 टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ सकता है। इसलिए इस तरीके से पढ़ना जरूरी होता है बेसिक कंसेप्ट के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हाइड्रोलिक प्रेस इज यूज टू प्रोड्यूस सर्कुलर ब्लैंकेट ऑफ ब्लैंक्स ऑफ 100 mm diameter from a sheet of 2 mm thickness if the shear strength of sheet material is 400 Newton per meter mm square, the force required to produce a circular तो फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्कुलर ब्लैंक यानी पंचिंग फोर्स पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डाटा लिख लेंगे यहाँ पे। तो क्या दिया हुआ है हमें, डायमीटर दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे डायमीटर 10 mm, ठीक है। थिकनेस दिया हुआ है यहाँ पे, थिकनेस 2 mm थिकनेस। और शियर स्ट्रेंथ दिया है, मतलब क्या दिया है, टाउ दिया है, टाउ शियर स्ट्रेंथ टाउ 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सब mm में है और ये mm स्क्वायर में है। सब जो है यूनिट है सेम है, इसमें कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है और सॉल्व कर लेना है। फोर्स पूछ रहा है, फोर्स ओके फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फार्मूला डायरेक्ट, पंचिंग फोर्स यानी F, इसी का फार्मूला होता है, क्या होता है, पाई डी टी इंटू टाउ यानी शियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो पाई का वैल्यू जो होता है 3.14 आपको पता है। डायमीटर डी दिया हुआ है 10 mm और थिकनेस टी दिया हुआ है 2 mm और शियर स्ट्रेंथ 400 हो दे दिया है। ये सब को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत सिंपल है मल्टीप्लाई करना। 25.13 किलो न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया फोर्स का, बी 25.13 किलो न्यूटन।
अब अगर आपको फार्मूला पता है तो इतना लिखने की ज़रूरत होती क्या, आप डायरेक्ट इसको 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 सबको मल्टीप्लाई कर लेते और उसमें 3.14 यानी पाई को मल्टीप्लाई कर लेते, आंसर आ जाता। तो 20 या 30 सेकेंड में आपका क्वेश्चन ही बन जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मल्टीप्लाई भी कैसे करना है, ऐसे 4 2 जा 8, 8 10 जा 80 और 2 जीरो इसका लगा लीजिए, मतलब 8000 हो गया। 8000 हो गया मतलब 8 इसको पकड़िए, ठीक है, 8000 8 इंटू 10⁻3, 8 इसको ले लीजिए और इसको 3 ही मानिए, तो 8 3 का कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24.14 है, तो मान लीजिए 24 ही लेते हैं और 10⁻3 ले लेते हैं, तो ये न्यूटन में आंसर आ जाएगा। और 10⁻3 को हटा दीजिए तो किलो न्यूटन में आंसर बन जाएगा। तो 24 के आसपास क्या है, 25 है, और यहाँ आपने 1.14 आपने छोड़ दिया था, तो आपको तो पता ही होगा ना कि 24 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आएगा अप्रोक्स वैल्यू, तो ये हो जाएगा। तो आप मन में दिमाग में ही कर सकते हैं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसके पहले ऐसे 5-10 बार ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस होना ज़रूरी है आपको एग्ज़ाम से पहले, तभी कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे करेंगे रॉन्ग हो जाएगा और ऐसे आपके माइंड में ही नहीं आएगा कि कैसे सॉल्व करें। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व किया जाता है, जिससे आपके टाइम भी सेव हो। जैसे आप मान लीजिए एसएससी जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं और वहाँ पे तो 25-30% न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है और 200 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है 2 घंटा में, बहुत कम टाइम मिलता है। क्वेश्चन सिंपल होता है, सबको आता है मैक्सिमम क्वेश्चन, बट टाइम ही कम पड़ जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा देना ही नहीं है, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा तो किसी में लगना ही नहीं चाहिए। 1 मिनट बहुत बोल दिया, 30 सेकेंड 40 सेकेंड एनफ है क्वेश्चन पे टाइम देने के लिए। ओके, और ये जो लेंदी क्वेश्चन है उसको थोड़ा छोड़ देना है, आपको बाद में अटेम्प्ट करना होता है एग्जाम में। ओके, अभी क्वेश्चन देखिए, इन अ हॉट ब्लास्ट कुपोला, तो इसका राइट आंसर होगा डी, एयर सप्लाई इज प्री हीटेड। ओके, तो इसको ऐसे ही याद कर लेना है। अब हम क्वेश्चन करेंगे 87, ठीक है। तो देखिए, द रिड्यूसिंग और कार्बोराइजिंग फ्लेम कैन ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज बाय द प्रेजेंस ऑफ डैश स्टिंग फ्लेम जोन, मतलब कितना स्टिंग फ्लेम जोन होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम में, 1 2 3 4 कितना होता है। तो देखिए, कार्बोराइजिंग फ्लेम यहाँ पे आपको डायग्राम बनाकर ही बता देता हूँ। इस तरीक़ा से कुछ डायग्राम होगा, ठीक है, ऐसे होगा, थोड़ा सा ऐसे कर्व रहेगा यहाँ पे। ओके, और ऐसा। ओके ओके, अब ये ऐसा इस टाइप से कुछ डायग्राम रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे पतला रहेगा, ठीक है। ये फ्लेम का डायग्राम है। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो फ्लेम है यहाँ जो निकल रहा है यहाँ, तो ये है फर्स्ट नंबर लिखेंगे इनर कोन। इनर कोन फ्लेम होता है जो ब्राइट लुमिनस होता है, ठीक है, ब्राइट लुमिनस। इतना आपको डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा वो भी मैं बता दूंगा। और ये जो है ये है एसिटिलीन। एसिटिलीन फीदर इसको बोलते हैं, ये सेकंड नंबर हो गया। और ये जो है बड़ा वाला ये हो गया ब्लू इन्वेलप, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, ब्लू इन्वेलप, ठीक है। तो कितना होता है फ्लेम जोन, 3 होता है, कितना 3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी 3। तो बस ये दिखा दिया, इतना डिटेल में डायग्राम, और ये नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, कहीं पे भी इतना नाम नहीं पूछा जाता है, बस ये पूछा जाता है। और इसका कहीं कहीं टेम्परेचर पूछा जाता है कि कितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये पूछा जाता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे होता है, तो इनर कोर पे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। और टेम्परेचर रेंज इसका शायद मैक्सिमम जो होता है वो 2900 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। तो ये टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इसका हो गया ये 3। ओके,
और इसका रेशियो पूछा जाता है रिड्यूसिंग फ्लेम और कार्बराइजिंग फ्लेम, नेचुरल फ्लेम का। इस टाइप से नेचुरल फ्लेम का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जिसका रेशियो 1:1 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग ऑफ 1.5 mm थिक स्टील शीट द करंट रिक्वायर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। इसको याद ही करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग का जो करंट रिक्वायर्ड होता है वो 10,000 एम्पियर होता है। राइट आंसर हो गया डी, 10,000 एम्पियर, ए का एम्पियर। अब ये देखिए 89, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLA इन रैपिड प्रोटोटाइपिंग। रैपिड प्रोटोटाइपिंग में SLA का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है स्टीरियोलिथोग्राफी। राइट आंसर हो जाएगा ए, इसको याद ही करना होगा। 90 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग अलॉय डज नॉट कंटेन टीन। इसमें से कौन सा ऐसा अलॉय है जिसमें टीन नहीं होता है, तो वो होगा डी, वाइट मेटल। वाइट मेटल में टीन नहीं होता है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 90 क्वेश्चन ही किए, 40 मिनट से ज़्यादा टाइम जा रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम का, बहुत लेंथ का क्वेश्चन अगर ये सॉल्व करा दे और 30 अगर क्वेश्चन सॉल्व कराए तो 1.5 घंटे के पास चला जाएगा, जो कि बहुत से स्टूडेंट हैं वो नहीं देखते हैं। मैं देखते रहता हूँ कि कितने मिनट वीडियो एवरेज स्टूडेंट देख पा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेंथ का वीडियो नहीं बनाते हैं। तो मैं आपको तो बोला था कि 120 क्वेश्चन पूरा कर देंगे, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा। यहीं हम लोग इसको यहीं तक छोड़ देते हैं 90 क्वेश्चन। अब पार्ट 4 में आपको 91 to 120 क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मैं कम कराता हूं बट क्वालिटी क्वेश्चन कराता हूं। क्वालिटी मीन्स जो भी क्वेश्चन पढ़ाने का जो मेरा मकसद है, जो उद्देश्य है, वो क्वेश्चन एक एक चीज़ एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। मुझे लगा था कि मतलब जल्दी हो जाएगा, बट कुछ ज़्यादा ही इसमें एक्सप्लेनेशन हो गया तो इसमें टाइम लग गया। और इसी तरीके से मैं पढ़ाता भी हूँ कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा और जितना कुछ ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए, वो एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कोशिश करने का, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, तो उस तरीके से इसलिए टाइम लगता है। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और ये भी 4th पार्ट एकदम तुरंत अपलोड कर देंगे। आप इसको देखिए, उसके बाद 4th पार्ट 120 क्वेश्चन जैसे होगा आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाकर वहाँ पे ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF, और इसके एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे टुटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन ज़रूर एक बार डाउनलोड करके देखिए और वहाँ पे कोर्स को ज्वाइन करके आप पढ़िए और डिफरेंस देखिए क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।